टू डेक्स्टर्स क्लासेज मजासबी संविधान का विकास से परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर हम फिर हाजिर हैं। उम्मीद है कि पहले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की यहाँ पर बात कही जा रही है कि किस योजना के तहत किया गया। तो ये किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। यदि हम वर्तमान संविधान की यदि हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची की बात हम कर लेते हैं। और यदि हम 1935 में बात करें तो उसमें भी 3 सूचियां थी, जिसमें केंद्र सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय दिए गए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम का पहला कदम था जिसने ब्रिटिश संसद को भारत पर कानून बनाने के अधिकार पर बल दिया। दूसरी बात करें, विधायकों को कार्यपालिका से अलग किया। तीसरा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग। और चौथा है, विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया गया। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा आपको पहला है यानी कि ए, यानी ब्रिटिश संसद को भारत पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि 1772 में एक समिति गठित की थी, उसकी प्रतिवेदन के आधार पर ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इस एक्ट के तहत ही देश के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत अब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास शुरू हो गए थे। और ये भी कहा जाता है कि इससे ये भी स्पष्ट होगा अब भारत में कानून के अधीन क्षेत्रों का शासन कानूनी व्यापारियों का निजी मामला नहीं, यानी कि क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापारिक कंपनी थी, तो अब यहाँ पर अब ये हुआ कि अब व्यापारिक लोगों के द्वारा ही भारत में कानून निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि ब्रिटिश संसद इस विषय के ऊपर कानून और आवश्यक आदेश व निर्देश दे सकती है। तो यहाँ से संवैधानिक प्रयास शुरू किए जाने शुरू हो गए थे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? कि लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रथम-निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें आएगा बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये था 26 जनवरी 1950, यानी कि मूल संविधान की हम बात करें। फिर उसके बाद जब आप बात करें कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, तो तब इसका जो एक संवैधानिक स्थिति हो गई थी तो वो हो गई थी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हो गया था कि डी आएगा। फिर यदि आप वर्तमान की हम बात करें तो ये आ जाएगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के बाद की स्थिति हो गई थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और मूल संविधान में थी 20 का आएगा। ओके, आगे देखिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते तीसरी, हम बात कर ले चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो इसमें है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था? तो ये आएगा, द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी 1935 में, क्योंकि राज्यों में द्वैध शासन आया था 1919 के अधिनियम में। फिर 1935 में राज्यों में द्वैध शासन को खत्म करके 1935 में राज्यों को स्वायत्तता दे दी गई और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों व मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, और ये की गई थी 1909 के अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें ये था कि जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था। और इसी के आधार पर आगे चलकर मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। तो साथ ही फिर प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई थी 1909 के अधिनियम के तहत। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। छठा क्वेश्चन है आपके लिए कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्नलिखित में बातें थी कि
इसमें कौन कौन सी बातें थी कि प्रशासन से भारतीयों का संपर्क बढ़े, दूसरा स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। तो इसका उत्तर अब बनेगा, इसमें आएगा कि दोनों ही, यानी कि दोनों ही बातें इसमें सही है। क्योंकि अब और इसके साथ साथ ये भी कहा था, क्योंकि देखिए इसमें केंद्र और प्रांतीय सरकार के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया, यानी कि स्वशासन बल दिया गया। इसके साथ ही फिर ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़े। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका थी यानी कि कार्यकारिणी की हम बात करें, केंद्रीय कार्यकारिणी किसी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर यह भी बात की गई प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। और एक इसके अंदर एक चीज़ और भी बड़ी बात की, भारत के संबंध में कार्यों के लिए एक अलग से नया अधिकारी भारतीय हाई कमिश्नर की भी नियुक्ति इसी अधिनियम के तहत की गई थी। भारतीय कमिश्नर की, हाई कमिश्नर जिसको अपने बोल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7वां, यहाँ पर है कि केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत ही द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था के अंदर कौन कौन से सदन थे। एक तो राज्य परिषद, यहाँ पर एक तो राज्य परिषद था और दूसरा कौन सा था, केंद्रीय विधानसभा। तो ये दो थे, यानी कि केंद्रीय परिषद और राज्य विधान, सॉरी इसमें तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा, ये दो सदन थे 1919 के अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगली बात यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 8, किस संवैधानिक अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी। तो ये थी 1919 के अधिनियम में संवैधानिक प्रस्तावना नहीं थी। और फिर उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया 1935 पे, हम सीधा यहाँ 1935 के अधिनियम और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है कि 1935 अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखित था। तो इसके अंदर क्या प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल थी, क्योंकि राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म करके प्रांतों को क्या है कि स्वायत्तता दे दी गई थी और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। और इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, तो बिल्कुल इसमें भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी था। और तीसरा संघीय व्यवस्था ये भी थी, तो तीनों व्यवस्थाएं इसमें थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी से। और यहाँ पर इसके अंदर एक जो द्वैध शासन की व्यवस्था अपने बात कर रहे थे कि प्रांतों में यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म कर इस अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। तो इसमें क्या होता था कि अब तक तो क्या होता था कि स्वशासन मिल गया था, लेकिन फिर उसके बाद ही आरक्षित और केंद्रीय जो भेद थे इसके अंदर द्वैध शासन व्यवस्था को उसको खत्म करके उसमें केंद्र को दे दिए गए थे। तो ये इसके अंदर बात कही जा रही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की, 10वें क्वेश्चन जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और यदि आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप में अपना कमेंट दे सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं। यहाँ पर एक कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के तहत अलग किया गया था। तो ये किया गया था 1833 के एक्ट के तहत कंपनी और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। क्योंकि फिर आगे चलकर जब अपने बात करेंगे 1858 में, तो फिर ये कम्प्लीटली संपूर्ण शक्तियाँ ही ब्रिटिश सम्राट ने अपने हाथों में ले ली थी। लेकिन 1833 एक्ट में व्यापारिक और राजनीतिक कार्य कम्प्लीटली अलग कर दिए। तो उससे पहले यदि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की हम बात करें तो वहाँ से कंपनी के संवैधानिक जो कार्य थे वो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए गए थे। तो ये था फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो में कुछ होगी प्रश्न। तो कल हम और वीडियो में कुछ नए टॉपिक के ऊपर प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। और हाँ, यदि आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप अपना नीचे अपना सुझाव दे सकते हैं। और चलने से पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार वीडियो के साथ। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।